फार्मा मेडिकोस में एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिजॉक्सिन को डिस्कस करेंगे जो कि हार्ट फेलियर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब स्टूडेंट्स, डिजॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है। उसके बाद ही आप डिजॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक हार्ट की पिक्चर अच्छे से ड्रॉ की हुई है बड़ी करके। रेड से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ब्लू से मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि हार्ट फेलियर बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पावर बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके होल बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल पाता। ठीक है, अब हार्ट फेलियर में मेन मसला ही हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन ग्रीन मेंशन किया हुई बेसिकली ये लेफ्ट वेंट्रिकल के सेल्स हैं जिनको हम मायोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब डिजॉक्सिन का जो काम है ना, डिजॉक्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेन वो एक्ट कहाँ पर करता है, वो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल के सेल्स पे एक्ट करता है। बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिंग पावर वीक हो जाती है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल के सेल्स पे जाकर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। अब इसी ग्रीन सेल्स को मैं मैग्नीफाई करके आपको डिटेल में डिजॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल के सेल को मैग्नीफाई करके ड्रॉ किया है। ठीक है, अब एक नॉर्मल पर्सन है, उसको हार्ट फेलियर नहीं हुआ तो उसकी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होगी पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझने की ज़रूरत है। देन आप डिजॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम चैनल के थ्रू ओनली 1% कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर इंटर होता है। ये 1% कैल्शियम जो है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा जिसका नाम है रेनॉल्ड रिसेप्टर्स, जहाँ पर मैंने यहाँ पर RYR से डिनोट किया हुआ है। जब ये RYR यानी रेनॉल्ड रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा तो 99% कैल्शियम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर्ड हुआ था ये रिलीज कर देगा उसको साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में। देन ये 99% कैल्शियम और 1% कैल्शियम जो कि चैनल के थ्रू एंटर हुआ था, इट बिकम्स इक्वल टू 100% कैल्शियम। ये 100% कैल्शियम जो है कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा और इस तरह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट ने रिलैक्स भी करना होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग अगर मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो रिलैक्सेशन फेज को हम मेडिकल टर्म्स में डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट ने रिलैक्स भी होना होता है क्योंकि हमारा हार्ट मसलसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उसको रिलैक्स भी करना होता है। अब रिलैक्सेशन के केस में क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये 100% कैल्शियम अब ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। अब अगेन दोबारा से क्या होगा कि जो 99% कैल्शियम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू रिलीज हुआ था, ये 99% कैल्शियम दोबारा से सरका के थ्रू, अब ये रेनॉल्ड रिसेप्टर्स के थ्रू नहीं बल्कि सरका के थ्रू ये वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाके ये स्टोर हो जाएगा। जब ये 99% कैल्शियम यहाँ चला जाएगा तो 1% कैल्शियम अब कहाँ जाएगा, ये 1% कैल्शियम जो है ना ये दूसरे चैनल के थ्रू सेल के बाहर जाएगा और उस चैनल का नाम है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब जैसे कि आपसे मैंने ये कहा कि ये 1% कैल्शियम जो है ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू बाहर जाएगा। जब ये 1% कैल्शियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू बाहर जाएगा तो इसके अलावा सोडियम भी इसी एक्सचेंजर के थ्रू अंदर आएगा, बिकॉज ये एक्सचेंजर है। अब सवाल ये है कि सोडियम जब इस चैनल के थ्रू अंदर आएगा तो ये सोडियम बाहर कैसे जाएगा। ये सोडियम फिर सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल के थ्रू बाहर जाएगा, और इसके अलावा जब ये सोडियम इस चैनल के थ्रू बाहर जाएगा तो पोटेशियम सेल के अंदर आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारे स्टेप समझने के बाद अब आप डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, डिजॉक्सिन करता क्या है, डिजॉक्सिन सबसे पहले उसका पहला स्टेप ही यही है कि वो सबसे पहले इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल को वो ब्लॉक करता है। जब वो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल को ब्लॉक करेगा तो ये 1% कैल्शियम जो है ना ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर उसे बाहर नहीं आने देगा। वो कहेगा कि ऑलरेडी सेल के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं तुम्हें बाहर आने दूंगा तो सोडियम कहाँ जाएगा, सोडियम तो सेल के बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि डिजॉक्सिन ने ऑलरेडी सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ब्लॉक कर दिया है, तो सोडियम बाहर नहीं जा सकता। ऑलरेडी सेल के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये 1% कैल्शियम अब सेल के बाहर नहीं जा सकता। तो ये दोबारा से अपना ये काम करेगा, ये रेनॉल्ड रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके 99% कैल्शियम जो सेल के अंदर जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हुआ था उसको ये रिलीज करके 100% कैल्शियम बनाकर ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन मुसलसल होती रहेगी, क्योंकि हम डिजॉक्सिन को दे इसी वजह से दे रहे हैं ताकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिंग पावर इंक्रीज हो सके।
अब यहाँ पर एक दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स बताना चाहती हूँ कि डिजॉक्सिन जो है वो बेसिकली पोटेशियम के साथ कॉम्पीट करेगा। चूँकि ये इस चैनल के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है, ये इस चैनल को बेसिकली ब्लॉक करता है। तो पोटेशियम और डिजॉक्सिन, आपको जैसे पता है कि पोटेशियम भी इसी चैनल के थ्रू सेल के अंदर आना चाहता है और डिजॉक्सिन भी इसी चैनल के अंदर आकर इसको ब्लॉक करना चाहता है, ठीक है। तो पोटेशियम और डिजॉक्सिन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन इस चैनल पर बाइंड होकर अपना एक्शन शो कर सकता है। या तो अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ही वो सेल के अंदर आ सकता है, या फिर अगर डिजॉक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो सेल के अंदर आ सकता है। मींस दोनों के बीच में कंपटीशन है, जिसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वही सेल के अंदर आकर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर हार्ट फेलियर पेशेंट को आप डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो आपने पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट को ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मीन्स अगर हाइपर कैलीमिया होगा तो डिजॉक्सिन की इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन अगर हाइपोकैलीमिया होगा तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज दे आर कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिजॉक्सिन के एक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मेन एक्शंस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। पहला इसका मेन एक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हार्ट, और दूसरा एक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे CNS पे। CNS पे ये सिंपली ये CTZ सेंटर को एक्टिवेट करता है। CTZ सेंटर को एक्टिवेट करके ये वॉमिटिंग और नोजिया कॉज करता है, ठीक है। हार्ट पे आपको पता है इसके 3 एक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा, एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्साइटेबिलिटी दोनों ये इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि ये एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये मुसलसल हार्ट को एक्साइट कर रहा है, हार्ट के एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से ये एरिथमिया भी कॉज कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, चूँकि ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहा है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ कैसे कर रहा है, बिकॉज ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है बाय स्टिमुलेटिंग वेगस नर्व। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको पता है आपका हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये ब्रेडिकार्डिया भी कॉज कर रहा है। अब चूँकि ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है तो इसलिए हम इसको एरिथमिया भी दे सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है डिजॉक्सिन की कि हम इसको एरिथमिया की ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और ये एरिथमिया भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट एरिथमिया भी हो गया और उसको ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए भी हम इसको एरिथमिया में दे सकते हैं, बिकॉज ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है बाय एक्टिवेटिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा ये AV नोड की कंडक्शन को भी स्लो कर देता है। चूँकि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये ब्रेडिकार्डिया कॉज कर रहा है, यानी कि ये हार्ट रेट को स्लो कर रहा है, तो AV कंडक्शन जो है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। सवाल ये है कि AV कंडक्शन नोड क्या है। जैसे आपको पता है कि हार्ट की इम्पल्सेस नोड्स के थ्रू आगे पास होती हैं। AV नोड से मुराद यहाँ पर क्या है, A स्टैंड्स फॉर एट्रिया एंड V स्टैंड्स फॉर वेंट्रिकल, यानी जब इम्पल्सेस एट्रिया और वेंट्रिकल्स के थ्रू पास होती हैं तो वो एक नोड के थ्रू पास होती है और उस नोड का नाम है AV नोड। अब चूँकि ये हार्ट रेट को ही स्लो कर रहा है तो AV कंडक्शन के थ्रू जो नोड इम्पल्सेस जो आगे पास हो रही है उसको भी स्लो डाउन कर देगा। तो लास्टली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने डिजॉक्सिन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिए एक न्यूमोनिक यूज़ किया है, और जो न्यूमोनिक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वीक हार्ट। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का C स्टैंड्स फॉर कार्डाइटिस, यानी हम इसको डिजॉक्सिन को कार्डाइटिस की कंडीशन में नहीं दे सकते। इन स्टैंड्स फॉर इंक्रीज कैल्सीमिया, यानी कि इंक्रीज कैल्शियम लेवल में हम डिजॉक्सिन को नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि डिजॉक्सिन ऑलरेडी कैल्शियम लेवल को सेल के अंदर बढ़ा रहा है, तो इंक्रीज कैल्शियम लेवल में हम इसको नहीं दे सकते। उसके अलावा H स्टैंड्स फॉर यहाँ पर हाइपोकैलीमिया। आपको मैंने कहा था कि डिक्रीज पोटेशियम लेवल जो है वो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है, तो हाइपोकैलीमिया कंडीशन में भी हम इसको नहीं दे सकते। और इसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा हम लो मैग्नीशियम लेवल्स में भी डिजॉक्सिन को नहीं दे सकते, बिकॉज उस कंडीशन में भी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके अलावा E स्टैंड्स फॉर एल्डरली पेशेंट में हम इसको अवॉइड करना चाहिए। A स्टैंड्स फॉर AV ब्लॉक, जैसे आपको मैंने बताया कि AV नोड कंडक्शन को ये स्लो कर देता है, तो अगर किसी पेशेंट का AV ब्लॉक है तो उस कंडीशन में हम उसको नहीं दे सकते, बिकॉज अगर पेशेंट का ऑलरेडी AV नोड ब्लॉक है और ये ऑलरेडी उसको स्लो कर रहा है तो ये कंडीशन वर्स हो सकती है। उसके अलावा R स्टैंड्स फॉर रेनिन फेलियर हम इसको नहीं दे सकते। T स्टैंड्स फॉर थायराइड की हम हाइपर और हाइपो थायराइडिज्म दोनों कंडीशन में हम इस ड्रग को नहीं दे सकते। अच्छा, अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें तो डिजॉक्सिन जो है उसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में देने के लिए डिज़ायरेबल है। अगर मैं डिजिटॉक्सिन की बात करूं तो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसका बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इसको लिवर डिजीज़ में हमें इसको अवॉइड करना होगा। ये काइनेटिक्स के इन दोनों के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मैंने यहाँ पर बता दी हैं।